Yeah, hi guys. I hope I'm audible to you perfectly. Yeah. So sorry guys, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे स्पॉन्सर डिपॉजिट रिसिट्स के बारे में, ये वाला पैराग्राफ। तभी एक कॉल आ गया था गाइस और बीच में मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था। सो इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट वीडियो ओनली। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हम समझ रहे थे कि स्पॉन्सर डिपॉजिटरी रिसिट्स क्या होता है। तो स्पॉन्सर डिपॉजिटरी रिसिट्स वो होते हैं जिसमें जो कंपनी है, फॉरेन कंपनी ये चाहती है कि उसके जो शेयर्स हैं वो आउटसाइड, मतलब होम कंट्री भी लिस्टेड हो, लेकिन फॉरेन मार्केट में भी वो कंपनी के शेयर लिस्टेड हो। कंपनी इटसेल्फ वांट, राइट। तो कंपनी क्या करती है, इनिशिएटिव लेती है और बैंक के साथ मिल करके अपने डिपॉजिटरी से इशू कराती है और दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में वो उसको लिस्ट करवाती है। रीज़न क्या होता है, उससे क्या होगा ना, फॉरेन कंट्री में, मतलब जो कंपनी है उस कंपनी को बाकी के कंट्री से भी इन्वेस्टर्स का पैसा आएगा। तो दैट्स द रीज़न, इसे हम कहते हैं स्पॉन्सर डिपॉजिट रिसिट्स। इसका एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है। लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्री एंड इंडियन कंपनी want to let investors in the US buy its share। रिलायंस को चाहिए कि यूएस के इन्वेस्टर्स उसके शेयर को बाय करें। तो रिलायंस क्या करती है, एक यूएस बैंक के साथ पार्टनरशिप करती है। ठीक है, कौन सा बैंक होता है वो, डिपॉजिटरी बैंक, टू इशू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अब रिलायंस को चाहिए कि यूएस के इन्वेस्टर्स उसके कंपनी में इन्वेस्ट करें, राइट। तो यूएस में उसे इशू करना है, तो वहाँ पे क्या इशू होगा, वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, राइट। वेरी नाइस। सिमिलरली, अगर एप्पल एप्पल को चाहिए कि इंडियन इन्वेस्टर्स एप्पल में इन्वेस्ट करें, तो एप्पल क्या इशू करेगा इंडिया में, आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ओके। अगर रिलायंस को चाहिए कि हांगकांग के लोग रिलायंस में इन्वेस्ट करें, तो रिलायंस का इशू करेगा एच के डी आर, दैट इज हांगकांग डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। सिंपल गाइस, क्लियर। आगे हम ये सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं, तो इसका बेस हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। तो रिलायंस क्या इशू करेगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। क्यों एडीआर इशू कर रहा है वो, बिकॉज यूएस के इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करें, राइट। अमेरिका के इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करें, इसलिए अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट वो अमेरिका में इशू करेंगे। So Reliance delivers its share to the bank, which then creates ADR representing those shares. These ADRs are then listed in the US stock exchange like the NYSE और NASDAQ। ठीक है। सो क्या हुआ, यूएस स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्ट हो गया। एनवाईएससी का फुल फॉर्म पता है गाइस आपको, दैट इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। नेस्डेक का फुल फॉर्म आपको पता है। चलिए फटाक से एक बार सर्च कर लेते हैं, ये जैसे एक एक्स्ट्रा नॉलेज होगा। नेस्डेक फुल फॉर्म, नेस्डेक का फुल फॉर्म है गाइस, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन। इट इज़ अ ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी, नोन फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज। Nasdaq is home many of the world's leading technology company like Apple, Microsoft, Amazon and Google. It is Alphabet। ठीक है। सो रिलायंस क्या कर रहा है, अपने जो एडीआर हैं उसको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराएगा। फॉर दिस टू हैपन, रिलायंस मस्ट अप्लाई फॉर एडीआर टू बी लिस्टेड। सेकेंड, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द यूएस स्टॉक एक्सचेंज, like providing regular financial updates and reporting in the required format. This process gives US investors an easy way to invest in Reliance without directly trading on Indian stock market. ग्रेट गाइस, अब तो मुझे ये बहुत सिंपल वर्ड में क्लियर हो चुका है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था, बट आज मैंने इसको बहुत इजी वे में सीख लिया है गाइस। आई होप आपने भी इसे सीख लिया होगा। आप कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करो गाइस, आई विल बी ईजिली ट्राई टू एक्सप्लेन यू। फिर ऑन द अदर हैंड, इफ शेयर्स आर डिलीवर्ड by an investor, they are referred as unsponsored depository receipts. Typically, unsponsored depository receipts are not allowed to be traded in the stock exchange. They can be traded only in OTC market. They also have less regulatory requirements. तो चलिए एक बार इसे भी समझ लेते हैं सिंपल वर्ड्स में चैट जीपीटी की हेल्प से। ये पूरा एक बार कॉपी हो जाएगा इस ऑन अदर हैंड से लेकर के पूरा रिक्वायरमेंट तक कॉपी किए अपन, यहाँ पर आ गए। यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया और फिर एक प्रॉम्प्ट देंगे, एक्सप्लेन इन लेमैन लैंग्वेज। चलिए, सो ये
इसे तब तक कर रहा है, लेट्स अस वेट फॉर 2 मिनट्स और फिर हम स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिट्स आर क्रिएटेड। देखो गाइस, ऊपर हमने स्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिट पढ़ा था, उसमें एक चीज़ है कि कंपनी चाहती है कि उसके जो शेयर्स है वो बाकी कंट्रीज में भी लिस्टेड हो। मतलब उसके तो शेयर्स तो लिस्ट हो नहीं सकते, तो क्या करते हैं, डिपॉजिटरी रिसिट्स बाकी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो। अब अनस्पॉन्सर्ड हम देख रहे हैं, अनस्पॉन्सर्ड में क्या है, अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिट्स आर क्रिएटेड व्हेन एन individual investor, not the company itself, provide the share to a bank to issue depository receipts। यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर कम बैंक को दे रहा है ये शेयर्स, ठीक है। क्यों क्यों क्योंकि बैंक उससे डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करे। द डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आर नॉट डायरेक्टली सपोर्टेड और मैनेज्ड बाय द कंपनी। यहाँ पे कंपनी का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस दे यूजुअली कैन नॉट बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाइक द NYSE और NASDAQ। Instead, they are traded in OTC, यानी over the counter market, which are less formal and more flexible than stock exchanges। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपने शेयर बैंक को दे रहा है और कह रहा है कि इसके बिहाफ में डिपॉजिटरी रिसिट्स इशू करो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी ने तो नहीं दिया है अपने शेयर, राइट। तो वो तो ये जो डिपॉजिटरी रिसिट्स है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होंगे दूसरी कंट्री के, वो जो है OTC मार्केट में वो डिपॉजिटरी रिसिट्स ट्रेड होंगे। Since the company is not involved, the rules and regulation for the depository receipts are simpler and less strict compared to sponsored depository receipts. However, because the company does not back the security these receipts, they might come with a higher risk for the investors। अब ये लिस्टेड नहीं है गाइस स्टॉक मार्केट में, तो यानी कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट के फिर रेगुलेटर्स भी उतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो दैट्स द रीज़न यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सपोज एन इन्वेस्टर इन इंडिया ओन्स शेयर्स ऑफ टेस्ला, ठीक है, अ US कंपनी। Instead of Tesla creating a depository receipt like an ADR, this investor works with a bank to issue depository receipts in India based on their Tesla shares। The depository receipts are unsponsored because Tesla has not involved in this process. Exactly. The depository receipts created by the investors will not be traded on the Indian Stock Exchange like the BSE or NSE. Instead, they will be traded in OTC market, which operate differently and aren't as tightly regulated as formal exchanges। परफेक्ट परफेक्ट। अब तो ये एकदम लेमन लैंग्वेज में क्लियर हो गया गाइस। हमने समझा कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या होते हैं, राइट, क्यों इसे इशू किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, और इसमें अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या होते हैं और स्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Depository receipts may feature two-way fungibility subject to regulatory provisions of the countries involved। This means that shares can be bought in the local market and converted into DRs to be traded in the foreign market। Similarly, DRs can be bought and converted into underlying shares which are traded on the domestic stock exchange। चलिएगा, जिसको एक बार और हम थोड़ा लेमन लैंग्वेज में समझ लेते हैं आपके भी अंडरस्टैंडिंग के लिए और मेरे भी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो आ गए हम यहाँ पे, पेस्ट कर दिया हमने। अब अपना एक प्रॉम्प्ट डालना है। एक्सप्लेन इन लेमैन लैंग्वेज विथ एग्जाम्पल। चलिए, two-way fungibility in depository receipts means that you can easily switch between the original shares and the depository receipts depending on where you want to trade them। Okay, you can turn shares into depository receipts or depository receipts back into shares, okay, as long as the rule of the involved countries allow it। This flexibility helps investors trade conveniently in different markets। Great। तो अगर इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल है उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, तो डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उनके पास शेयर्स में इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है तो वो उस कंपनी के डिपॉजिटरी रिसिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या टू वे फंजिबिलिटी है। चलो इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है और हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इमेजिन
यू आर एन इन्वेस्टर इन इंडिया, राइट? मैं तो इन्वेस्टर हूँ, इंडिया में ही हूँ। एंड आई ओन द शेयर ऑफ इन्फोसिस। हाँ, है मेरे पास इन्फोसिस के शेयर, एक्चुअली में है, विच इज़ लिस्टेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, राइट? करेक्ट बोल रहे हो आप। यू डिसाइडेड टू ट्रेड इन्फोसिस शेयर इन द यूएस, ठीक है। चलो, मैंने डिसाइड कर लिया यूएस में, बिकॉज हाँ, मैंने सुना है कि इन्फोसिस के आई इन्फोसिस के आई बिलीव आईडीआर वहाँ पे इशूड हुए हैं। ठीक है, एक बात देखते हैं। यू डिसाइडेड टू ट्रेड इन्फोसिस शेयर इन द यूएस मार्केट टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स ग्लोबल एक्सपोजर, ठीक है। तो मैं यूएस मार्केट में भी, जो इन्फोसिस लिस्टेड है, इन्फोसिस तो लिस्टेड नहीं होगा वहाँ पे, इन्फोसिस के एडीआर लिस्टेड होंगे, राइट? बिकॉज इन्फोसिस इंडियन कंपनी है और उसने यूएस में अपने डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू किया है। तो यूएसए में क्या इशू हो, वहाँ पे होगा एडीआर, उनका इशू होगा, राइट? सो यू सेल योर इन्फोसिस शेयर्स इन इंडिया। मैंने शेयर बेच दिया, बहुत सिंपल है आजकल बेचना तो, राइट? डिजिटल हो चुका है सब कुछ। A bank convert these shares into American depository receipts and list them on the US stock exchange like the NISE. Now you can trade Infosys ADR in the US stock market. आपको और सिंपल वे में बताता हूँ। देखो गाइस, सिंपली मैंने एडीआर में इन्वेस्ट किया, यूएस, लाइक यूएस मार्केट में भी लिस्टेड है, राइट? तो और कहना यही चाह रहे हैं लोग कि आप शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो या डायरेक्टली उस कंपनी के डिपॉजिटरी रिसिट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। कन्वर्टिंग डी आर टू शेयर्स, मतलब यहाँ पे ये लोग क्या कहना चाहते हैं कि हमने सेल शेयर को जो थे ना, सेल कर दिया और वो बैंक को हमने दिया, ठीक है। और बैंक ने क्या किया, उसके ही इक्विवेलेंट अमाउंट के अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट हमें इशू करके दे दिए। सो इससे क्या हो रहा है कि हमारे पास एडीआर में क्या होता है, बेसिकली कई बार लोग दूसरे कंट्री में इसलिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो गेन बेनिफिट फ्रॉम फॉरेक्स रेट्स, यानी करेंसी के जो प्राइस में फ्लक्चुएशन होते हैं उससे बेनिफिट करने के लिए भी लोग कई बार डिपॉजिटरी रिसिट्स में इन्वेस्ट कर सकें। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखा हमने, शेयर थे, हमने उसको डिपॉजिटरी रिसिट्स में कन्वर्ट करा लिया। सेकंड एग्जांपल है कन्वर्टिंग डिपॉजिटरी रिसिट्स टू शेयर। सपोज यू आर इन द यूएस एंड ओन इन्फोसिस एडीआर, ठीक है। मैं यूएस में हूँ, मेरे पास इन्फोसिस के एडीआर है, बट वांट टू ट्रेड इन इंडिया। अब मुझे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना है। You request the bank to convert your ADR back into Infosys shares. These shares are then sold or traded in the Indian Stock Exchange, like NSE or BSE. This two-way process gives investor the flexibility to move between local and foreign markets, making it easier to take advantage of opportunities in both. तो ये टू वे फंजिबिलिटी है इसमें, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। Indian companies are permitted to raise foreign currency resources in form of issuing ordinary equity shares to deposit receipt. Foreign companies are also allowed to raise capital from India through IDRs. देखो, यूएस की कंपनी है, ठीक है, एप्पल, ठीक है। एप्पल को चाहिए कि इंडियन इन्वेस्टर्स एप्पल में इन्वेस्ट करें, ओके। तो एप्पल क्या करेगी, जैसे हमने एग्जांपल में समझा था, बैंक के साथ डील करेगी, ओके, इंडियन बैंक के साथ डील करेंगे और इंडिया में आईडीआर इशू करेंगे। तो यहाँ के जो इन्वेस्टर है वो एप्पल के आईडीआर में इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे क्या होता है कि एप्पल को पैसा मिल रहा है इंडिया से। सिमिलरली अगर इंडियन कंपनी है, ओके, इंडियन कंपनी है और उसे यूएस के इन्वेस्टर से पैसा चाहिए, तो क्या करेगी, यूएस में जा कर के एडीआर को इशू करेगी, राइट? सिंपल। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आते हैं। एस बी आई, सेबी, सॉरी, एस बी आई तो यहाँ पे क्या ही करेगी, राइट? इट्स लाइक नॉर्मल कमर्शियल बैंक, बट डीलिंग का काम और रेगुलेटिंग का काम तो सेबी करती है। तो सेबी हैज़ लेड डाउन द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय कंपनीज फॉर आईडीआर्स। सेबी ने तो हर चीज़ के लिए गाइडलाइंस निकाला हुआ है। चलिए इसमें भी गाइडलाइंस देख लेते हैं जो कंपनीज को फॉलो करना चाहिए आईडीआर्स करते वक्त, आइडियाज़ को इशू करते हुए। This include the limit on the money raised by a company in India, 1 year lock-in on the conversion of IDR into share, the availability of IDR to only resident Indian investors, etc. ठीक है, ये है कुछ इससे गाइडलाइंस। क्या गाइडलाइंस है, कितने अमाउंट तक मनी कंपनी रेस करेगी। जैसे अब यहाँ पे ना सिंपल, यूएस आ रहा है, इंडिया में आईडीआर इशू कर रहा है, तो उसको सेबी के गाइडलाइंस फॉलो करना होगा एप्पल को। क्या क्या है कि एक लिमिटेड अमाउंट तक ही वो रेस कर सकता है इंडिया से। 1 ईयर का लॉक इन है, किस चीज़ का लॉक इन है कि उसने जो आईडीआर इशू किए हैं वो उसको शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, ओके। द अवेलेबिलिटी ऑफ आईडीआर टू ओनली रेसिडेंट इंडियन इन्वेस्टर्स,
और इंडिया में इशू हो रहा है, राइट, तो इंडियन इन्वेस्टर्स ही उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तीन उसके गाइडलाइंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर several stock exchange around the world allow trading in depository receipts of a foreign company. These depository receipts can be specific to a country. तो कंट्री स्पेसिफिक भी होते हैं, जैसे कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, हांगकांग डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, तो ये कंट्री स्पेसिफिक हो गए। और इट कैन बी ट्रेडेड अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। मल्टीपल कंट्रीज वाले को हम क्या कहते हैं? GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ठीक है। सो सम ऑफ द कंट्री स्पेसिफिक डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इंक्लूड, देखो पहले तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं ना, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज अराउंड द वर्ल्ड इन्होंने डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में ट्रेड करना अलाउ कर दिया है। और कंट्री स्पेसिफिक डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो आप मल्टीपल कंट्रीज वाला जो डिपॉजिट रिसिप्ट उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलो पहले कुछ कंट्री वाइज डिपॉजिट रिसिप्ट्स हम देख लेते हैं। जिसमें बार बार कह रहा था आपको, इस ADR, फिर IDR, फिर HKDR और ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट का, ये ऑलरेडी आपको पता है। जैसे एक बार हम रीड कर लेते हैं और हम इसको कंप्लीट कर देते हैं गाइस, चलिए। So this depository receipts issued and traded in USA that are issued by a non-US company. सिंपल एग्जांपल हमारे रिलायंस वाला याद करो। इंडियन कंपनी है, US बैंक के साथ मिल करके अमेरिका में अपने डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को लिस्ट करा दिया। ठीक है, ये वो कहना चाह रहा है सेंटेंस। ADR are one of the most popular depository receipts and many companies across the world have issued ADR. चलो, HSBC के बारे में आपने सुना है गाइस, और हांगकांग एंड शिंगाई बैंक ऐसा कुछ नाम है उसका। अरे यार, चैट GPT है, हम क्यों परेशान हो रहे। HSBC फुल फॉर्म, मैं एग्जांपल दे रहा था गाइस आपको, तो बस HSBC का थोड़ा, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, HSBC ये कहाँ की है? सो ये जो है ना गाइस, ये आई बिलीव हांगकांग की ही है। तो ये हांगकांग की बैंक है गाइस, और इसके जो ADR हैं वो US में लिस्टेड हैं। अगर किसी US इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, तो उसके ADR में वो इन्वेस्ट कर सकता है। ये बहुत ही पॉपुलर वे है। चलिए और देखते हैं। सम ऑफ द इंडियन कंपनीज दैट हैव इशूड ADR इंक्लूड इन्फोसिस। इन्फोसिस इंडियन कंपनी है, इसको चाहिए कि US के इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करें, तो US मार्केट में अपने ADR इशू कर दो। विप्रो इंडियन कंपनी है, विप्रो को चाहिए कि US के इन्वेस्टर विप्रो में इन्वेस्ट करें, तो US मार्केट में जाकर के ADR इशू कर दो। ICICI बैंक इंडिया की बहुत बड़ी बैंक है, उसे चाहिए कि US के इन्वेस्टर ICICI बैंक में इन्वेस्ट करें, तो US में जाके अपनी ADR लिस्ट कर दो। सिमिलरली HDFC बैंक इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक, इसे चाहिए कि US के इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करे, तो ये अपनी ADR जा करके US में लिस्ट कर देंगे। The American exchange have allowed ADR since the early part of 20th century. गाइस अभी 21st सेंचुरी चल रही, 20th सेंचुरी से इन्होंने अलाउ करके रखा हुआ है, क्या बात है। एंड thus दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इवॉल्व मार्केट्स, ग्रेट। अब आ जाते हैं हम IDR में। IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। Depository receipts issued and traded in Indian market by non-Indian companies are referred as IDR. एप्पल को चाहिए कि इंडियन इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करें। एप्पल आई इंडिया के बैंक के साथ कोलैबोरेट किया या काम किया और IDR को इशू किया। सिंपल, अब इंडियन इन्वेस्टर्स IDR में इन्वेस्ट करेंगे ऑफ एप्पल। चलिए, फिर सिमिलरली हम आते हैं, देखो यहाँ पे आगे एग्जांपल भी दिया हुआ है। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आर ट्रेडेड इन इंडियन स्टॉक मार्केट इन द फॉर्म ऑफ ADR। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक US का बैंक है, और इंडियन इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के IDR अवेलेबल हैं। नॉर्मल जैसे हम दूसरे किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के IDR में इन्वेस्ट कर देंगे। हांगकांग डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स HKDR is the same line of the two above. HKDR refers to depository receipt issued by non-Hong Kong company that are traded in Hong Kong market. सिमिलरली, जैसे हांगकांग की कंपनी नहीं, एप्पल को चाहिए कि हांगकांग के इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करे, तो हांगकांग में जाकर के HKDR उन्होंने इशू कर दिया। अब आया ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो हमने पढ़ा है गाइस, ऑलरेडी पढ़ा है। दिस रिफर्स टू डिपॉजिटरी रिसिप्ट दैट आर अलाउड टू बी ट्रेडेड इन मोर देन वन कंट्री, राइट। अभी कैसा है ना,
ये आईडीआर में इन्वेस्ट, जैसे हमने गाइडलाइंस पढ़ा था सेबी की गाइडलाइंस, कि अगर इंडिया में इशू हो रहा है वो आईडीआर, तो ओनली इंडियन इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इनटू दैट, राइट। अब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्यों इशू किया जाता है? क्योंकि इसमें मल्टीपल कंट्रीज के लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकें। This refers to depository receipts that are allowed to be traded in more than one country. Typically, GDRs are preferred to be issued in European Union members stated as commonality of the regulation, make it easy for issuing companies to comply with regulation across the region. तो guys, आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं है ये। बट मैं इसको और चाहता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो हांगकांग का क्या है, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं गाइस। HSBC स्टैंड्स फॉर हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड इन 1865। बहुत पुराना है गाइस। इन हांगकांग एंड शंघाई टू फैसिलिटेट ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया। गुड। चलिए, ये जो पैराग्राफ है हम इसे समझते हैं, तो एक प्रॉम्प्ट डाल देंगे, एक्सप्लेन इन लेमन लैंग्वेज विथ एग्जाम्पल। चलिए आ जाने दीजिए इसको, तब तक के लिए गाइस गहरी सांस लीजिए। डन डन वापस आ जाएगा, इसका काम हो गया है। एक बार रीड कर लेते हैं इसे। Global depository receipts. So, GDRs are financial instrument that let a company raise money by allowing its share to be traded in multiple countries at the same time outside its home country. GDR makes it easier for companies to attract international investors without listing directly on foreign stock exchange. Great. इट इज़, चलो मतलब सेम यार, यही कहना चाह रहे हैं कि एक कंपनी है जिसको पैसा रेज़ करना है, ठीक है, मल्टीपल कंट्री से एक ही बार में, तो क्या करेंगे, सिंपल जीडीआर को इशू कर देंगे। ओके। फिर ये दे आर ऑफन इशूड इन द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में उसको ज़्यादा करके इशू किया जाता है। क्यों? बिकॉज द रूल अक्रॉस यूरोपियन यूनियन कंट्रीज आर सिमिलर, मेकिंग इट ईजियर फॉर कंपनीज टू कंप्लाई विद रेगुलेशन। ओह ग्रेट। गाइज, आपको याद है हम जब ये पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हमने देखा था कि जिस कंट्री में वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट लिस्ट हो रहा है, सपोज आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इंडिया में जब लिस्ट हो रहा है स्टॉक पे, तो उस वो कंपनी को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना होगा। सिमिलरली HKDR यानी हांगकांग का अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, ADR अमेरिका के अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। तो गाइस, कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अलग अलग कंपनी कंट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। तो क्या करते हैं, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करते हैं, और मोस्टली कहाँ पे करते हैं, वो यूरोपियन यूनियन में करते हैं। क्यों? बिकॉज यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ है वहाँ पे सारे जो रूल्स हैं मोस्टली वो सिमिलर ही हैं। वैसे आपको यूरोपियन यूनियन में पता है कौन कौन सी कंपनीज आती है? चलो एक बार चेक कर लेते हैं। गाइस, आई एम वेरी मच पुअर इन स्पेलिंग, तो एक बार मैं स्पेलिंग देख करके टाइप करता हूँ। यूरोपियन, UNION, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। चलिए लेट्स सी। एज ऑफ 2024, हाँ भाई 2024 तक ही का चाहिए, बिकॉज लेटेस्ट 27 कंट्रीज आती हैं इसके अंदर। ओह वाओ। दिस कंट्रीज कॉमन मार्केट एंड मे यूज़ यूरो, इनकी कॉमन करेंसी है यूरो। सो जो 27 कंट्रीज़ हैं यूरो ही यूज़ करती हैं। कौन कौन है? ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, क्रोएटिया है, कैप्टस, ओ माय गॉड, डेनमार्क है, डेनमार्क का नाम काफ़ी सुना हुआ है, फिनलैंड का नाम सुना हुआ है, फ्रांस, ओ हो, पेरिस है भाई यहाँ पर तो, जर्मनी, हिटलर का गांव, ग्रीस, ग्रीस तो शायद सटर में लगाते हैं, बैट जोक, हंगरी, आयरलैंड, इटली, इटली डोसा, ठीक है। इटली, अरे इटली के तो पीएम का नाम क्या है वहाँ के? जॉर्जिया मेलोनी। ओके। फिर लातविया, लुथानिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोविकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन। ओके। करेंसी, 20 of the countries in the European will isle others like Denmark has retain their own currency। जब 20 कंट्री यूरो यूज़ करते हैं, वाइल अदर्स डेनमार्क और स्वीडन अपना अलग ओन करेंसी यूज़ करते हैं। Schengen area, the European countries are part of Schengen area, allowing the border free travel between the, ओहो भाई साहब सही है यार, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए बॉर्डर फ्री है।
Exclusion. The UK left the European Union in 2020, a process known as Brexit. ओ यूके भी पहले यूरोपियन यूनियन में था बट अब उसने निकल गया है वहाँ से. ठीक है. चलो हम यहाँ पर आ जाते हैं. यूरोपियन यूनियंस में इशू करना इट्स वेरी इजी. अब यहाँ पे एक एग्जांपल है गाइस, एक बार ये रीड कर लेते हैं. लेट्स से टाटा स्टील एन इंडियन कंपनी वांट टू रेज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन यूरोप and the US without directly listing in on their stock exchange. टाटा स्टील पार्टनर विद द बैंक टू इशू GDR. उसको यूरोप में भी इशू करना है, यूएस में भी इशू करना है, राइट. तो क्या कर रहे हैं, एक एक कंट्री में जाके स्पेसिफिक इशू करने से अच्छा वो GDR इशू कर ले, तो इससे मल्टीपल कंट्रीज में उनका इशू हो जाएगा. द GDR आर मेड अवेलेबल इन मल्टीपल कंट्रीज सच एज UK, जर्मनी और लक्समबर्ग. Investor in this country can now buy the GDRs which represent shares of Tata Steel and trade them in their local currency. By doing this, Tata Steel get access to larger pool of international investors, and investors can invest in Tata Steel without directly accessing the Indian stock market. This is especially useful for companies looking to expand their global presence. ओ भाई साहब, कंपनी को ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाना है, तो इस वजह से लोग ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इशू करते हैं. नाइस वन, अच्छा है. चलिए, तो आई बिलीव ये हो चुका है. अब हम जा रहे हैं इस लास्ट पैराग्राफ में, इससे गाइज हम रीड करते हैं. आई थिंक ये ईजी है. The company whose shares are traded at DRs as depository receipts get a wider investor base from the international market. ये पढ़ा हमने. Investors in international market get to invest in the share of the company that they may otherwise have been unable to do because of several restriction or administrative issues. Right, हमने सीखा था ये भी. Investors get to invest in international stock through depository through domestic exchange with their existing broker and local currency. वो राइट राइट राइट, उन्हें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है. अपने एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकर के ऐप से ही डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनकी लोकल करेंसी में कर सकते हैं. होल्डिंग डिपॉजिटरी रिसिप्ट गिव इन्वेस्टर द राइट टू डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन फ्रॉम द अंडरलाइंग शेयर्स. ओ भाई साहब, जब डिपॉजिट रिसिप्ट है मेरे पास तो मेरे को डिविडेंड भी आ रहा है, चलो, और कैपिटल अप्रिसिएशन तो होना ही चाहिए और वो हो भी रहा है. ओके, बट नो वोटिंग राइट्स. ठीक है, वोटिंग राइट्स नहीं है. बहुत सारे लोग के पास होती भी है फिर भी कहाँ वो यूज़ करते वोटिंग राइट्स के. However, issue of voting rights to depository receipt holder is under consideration of SEBI at present. ठीक है भाई, आगे हो सकता है आपको वोटिंग राइट्स भी मिल जाए फिर इन्वेस्टिंग इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स. तो गाइस ये था डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स. हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा. IDR, GDR, ADR, HKDR सब समझा हमने. ओके, सो आई होप आपको भी समझ में आया. कुछ भी डाउट हो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए. नेक्स्ट वीडियो में हम फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स को समझने वाले हैं. बहुत मज़ा आएगा गाइस. तो दिस वाज द 8th वीडियो. हम 9th वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम. बाय बाय.